सीए फाइनल न्यू कोर्स टेस्ट 1 डीटी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है एमसीक्यू बेस्ड। उसमें एमसीक्यूज हैं। हम सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। मून इंडिया लिमिटेड engaged in manufacturing activity furnishes the following details: net profit as per P&L 50 lakh। देन ये इन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं। हम जब क्वेश्चन को उठाएंगे तो साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे। ये कंडीशंस हैं, 10 कंडीशंस हैं, तो आपको इसको लेके वर्क करना है। मैट को आपको इग्नोर करना है, टोटल इनकम आपको निकालनी है इनकी। और देखा जाए तो क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है, द कंपनी टुक अ लोन ऑफ 12 लाख in financial year 14-15 for the purpose of relocation of office premises. The lender waived off 8 lakh in the financial year 2019-20 and credited in the P&L account. 12 लाख का लोन लिया था तो लेंडर ने जो है 8 लाख रुपये हमें छोड़ दिए, तो वो हमारी इनकम बन जाएगी। इनकम कैसे बनेगी कि जो भी हमारे जो भी हम कोई भी लोन वगैरह लेते हैं तो वो एक तरह से सब्सिडी मान ली जाती है। तो वो सब्सिडी जो है हमारी सेक्शन 24 में 224(18) में जो है वो टैक्सेबल कर दी जाती है। वेवर ऑफ लोन इज एन इनकम अंडर 224(18), ये सब्सिडी वाला सेक्शन होता है। सिंस द सेम हैज़ बीन क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, नो ट्रीटमेंट इज अकाउंट। ये ऑलरेडी इन्होंने P&L में इसकी एंट्री कर रखी थी, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सेकंड जो एंट्री है, डेप्रिशिएशन चार्ज टू P&L अकाउंट 16 लाख की चार्ज कर रखी है P&L में, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 28 लाख की बनती है। लेकिन इस 28 लाख में कुछ गलतियां हैं। इन्होंने प्रिंटर एंड स्कैनर के ऊपर भी प्रिंटर एंड स्कैनर और EPABX के ऊपर 40% यानी कंप्यूटर वाला ही इन्होंने रेट ले रखा है। तो हमें बताना है कि भी ये जो 28 लाख इसमें जो इंक्लूडेड है ये डेप्शन, क्या ये सही लिए हैं। तो प्रिंटर और स्कैनर जो है वो तो कंप्यूटर का ही पार्ट मान लिए जाते हैं, लेकिन जो EPBAX होता है ये मोबाइल की तरह होता है। इस पर 15% डेप्रिशिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो इसका कैसे करते हैं देखते हैं। 28 लाख की डेप्रिशिएशन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। जो डेप्रिसिएशन हमने EPBX के ऊपर लगा रखी है 40%, उसको ऐड बैक कर दीजिए आप 1,44,000, और जो एक्चुअल EPBX के ऊपर 15% है उसको लेस कर दीजिए। तो हमारे पास करेक्ट डेप्रिसिएशन आ जाएगी 27,10,000 रुपये। इसको हमने माइनस कर देना। तो सिंपल है, दो एडजस्टमेंट्स हो गई आपकी। आपको एडजस्टमेंट वाइज चलना है, पहले ये करनी है, उसके बाद इसका नोट लिखना है। नीचे उसका वर्किंग नोट लिख दिया, जैसे आपने कोई एडजस्टमेंट करी उसको लिख दिया कि ये वर्किंग नोट इसका ये है। उसके बाद नीचे आप वर्किंग नोट को डिफाइन करेंगे। आप सीधा क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे, आप वर्किंग नोट को फुली डिफाइन करेंगे, इंक्लूडिंग सेक्शन भी लिखेंगे अगर आपको मालूम है तो। इससे क्या होगा कि आपके जो छोटे छोटे मार्क्स कट जाते हैं, जैसे हाफ मार्क कट गया किसी में, तो वो चीज़ें इस चीज़ को बचाएगी। तो आपको इस तरह से इसको करना है। Now let's move toward the third point. It incurred rupees 2,50,000 as expenditure for public issue of shares. The public issue could not materialize on account of non-clearance of SEBI. This amount is charged to P&L. जो 2.5 लाख रुपए था उन्होंने पब्लिक इशू के लिए खर्च किया था, लेकिन सेबी ने हमें परमिशन नहीं दी। तो जो हमारा लॉ है, जो सेक्शन है, वो ये कहता है कि आप कैपिटल बढ़ाने के लिए, शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए या कैपिटल बढ़ाने के लिए कोई भी खर्चा करते हो वो डिसअलाउड है। अब चाहे वो आपकी कैपिटल बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन आपने खर्चा कैपिटल बढ़ाने के लिए किया था, तो ये 2.5 लाख रुपया हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। और इसका नोट बना के नीचे, जैसे इन्होंने नोट थ्रू दिया हुआ है, जो मैंने बात बोली है उसको आप इंग्लिश में उसी तरह से लिख दोगे और 2.5 लाख ऐड बैक कर दोगे। उसके बाद में it incurred expenditure of 2 lakh toward the issue of debentures. The amount has been capitalized in books. जो 2 लाख रुपए डिवेंचर इशू करने के लिए हमने खर्चा किया था, लेकिन बुक्स में हमने क्या किया, इसको P&L से चार्ज ना करके कैपिटलाइज कर दिया, तो ये खर्चा अलाउड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसको 2 लाख को माइनस कर देंगे, और यही बात जो मैंने बोली है इसको हम लिख देंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये देखिए 2 लाख रुपया माइनस कर रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब देखो, द कंपनी पेड ₹1 लाख एज कंपाउंडिंग फीस फॉर वायलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन। इट हैज़ बीन चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो 1 लाख रुपया है वो हमने पेनल्टी पे करी है एक लॉ तोड़ने की।
पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन को तोड़ने की। तो जो 1 लाख है हमने एक्सपेंडिचर किया हुआ है, हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप कोई भी पेनल्टी पे करते हो गवर्नमेंट को कोई भी रूल तोड़ने की, तो आपको अलाउड नहीं होती है। तो आपको 1 लाख ऐड बैक कर देना है। और इसका नोट 7 जैसे इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, सॉरी 1 लाख कहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे कंपाउंडिंग फीस पेड फॉर वायलेटिंग रेगुलेशंस 1 लाख ऐड कर देना और इसका नोट लिख देना। उसके बाद में द कंपनी लॉस्ट कैश ऑफ ₹25 lakh when it was withdrawn from bank and taken into administrative office. It is not insured and hence fully charged as revenue expenditure. तो 25 लाख इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज कर लिया। तो जो भी खर्चा या जो भी लॉस, चाहे वो बिजनेस के इंटरनल हुआ, चाहे बिजनेस के इंटरनल बंदे ने किया हो, चाहे बाहर के बंदे ने किया हो, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो जो भी लॉस है वो हम P&L से चार्ज करेंगे। तो ये 25 लाख बिल्कुल सही से इन्होंने P&L में रेवेन्यू में चार्ज किया हुआ है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन ये बात हम जरूर लिखेंगे एक नोट बना के, और यहाँ पे एक हम लाइन बना के लिखेंगे भी और उसमें डैश लगा देंगे। जैसे इन्होंने कहाँ पे कर रखा है, ऑन एक्सपेंडिचर ऑन डिवेंचर्स, इन्होंने एक नीचे नोट बनाया हुआ है तो वहां पे लिखा हुआ है ये चीज। ₹5 lakh was spent during year towards permitted CSR activity as per section 125 of Companies Act 2013. It has been charged to P&L. जैसे कि आपको मालूम है CSR एक्टिविटी का जो खर्चा होता है वो इनकम टैक्स नहीं अलाउ करता है, तो ये हम ऐड बैक कर देंगे। लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर जो CSR वाला है हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि हम वो बिजनेस के लिए करना जरूरी ही था, तो वो अलाउड हो सकता है, लेकिन फिर वो CSR नहीं माना जाता अगर आप कंपनी लॉ में जाते हो। तो हम इसको डिसअलाउ करते हैं 5 लाख, और यही चीज़ आपको नीचे नोट में भी लिखनी है और इसको डिसअलाउ करना है। इट पेड ₹2 lakh टू द शेयर ब्रोकर फॉर ट्रांजैक्टिंग शेयर्स लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज एंड ₹1 lakh टू द कमोडिटी ब्रोकर फॉर कमोडिटी ट्रांजैक्शन एट MCX. Both the amounts are debited to P&L account and no tax was deducted at source on P&L on this payment. It paid 2 lakh to the share broker for transacting shares listed on stock exchange. जो stock exchange की लिस्ट, ये 2 लाख रुपए इन्होंने शेयर ब्रोकर को कमीशन दिया। तो जो कमीशन होता है 94H में उसका TDS कटता है, लेकिन वहाँ पे कमीशन वाले में स्पेशली लिखा हुआ है कि शेयर ब्रोकर की जो भी ट्रांजेक्शन होगी उस पर आप जो भी कमीशन दोगे उस पर आप TDS नहीं काट सकते। तो ये 2 लाख जो इन्होंने बिना TDS काटे किया ये फुली अलाउड हो जाएगा, इसका कोई भी 30% डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन जो कमोडिटी वाला जो हमने टैक्स दिया है शेयर ब्रोकर को, जो कमोडिटी के रिगार्डिंग दिया है वो अलाउड नहीं है, उसके ऊपर आपको TDS काटना ही काटना था, तो इसका 30% जो है डिसअलाउ हो जाएगा और यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। ये देखिए पेमेंट टू शेयर ब्रोकर यहाँ पे कोई ऐड नहीं किया, लेकिन 30,000 ऐड किए, और ये बात आप नीचे नोट में भी जरूर लिखोगे। एंड देन उसके बाद 9th पॉइंट है, द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयड 150 न्यू वर्कर्स इन द फैक्ट्री which was 20% of the existing worker, 18 employees in the register office which was equal to 10% of the existing employee strength. They paid 12 lakh and 8 lakh respectively as additional wages and salaries. तो 20 लाख जो है हमने additional wages and salaries दी हैं 80JJAA के अकॉर्डिंग, जो है नए एम्प्लॉयज़ की जो भी एडिशनल हम सैलरीज देते हैं उसका 30% हमें अलाउ हो जाता है, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। तो 20 लाख का 30% 6 लाख हमें डिडक्शन मिल जाएगा 80JJA में। इट पेड ₹50,000 टू इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय कैश, 1 lakh by check to the registered political party. Both these are debited to P&L account. जो भी हम इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी पैसा देते हैं वो अलाउड नहीं होता है, वो हमें डिसअलाउ करना होता है लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये 1.5 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन जो हमने अदर देन कैश कोई भी पेमेंट की है इलेक्टोरल ट्रस्ट को, वो नीचे 80GGB में जो है अलाउ हो जाती है। तो 1 लाख रुपए हमने अदर देन कैश पे किया है, 50,000 जो कैश किया है उसको इग्नोर कर देंगे, 1 लाख जो है उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है। सबसे पहले ऐड वाले लिखने हैं, नोट जरूर लिखना है कि ये इसका ये वर्किंग नोट है, फिर माइनस वाले लिखने हैं, और एंड में आपका जो है ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगा, फिर उसमें से जो डिडक्शन है फिर नेट इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। तो इस वे में आपको क्वेश्चन करना है।
फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं स्टूडेंट ने किस तरह से किया है। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ भी ऊपर लिखा नहीं, जैसे ये लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मून लिमिटेड असेसमेंट ईयर 2021, सीधा नेट प्रॉफिट लिखा, एरो लगाए और क्वेश्चन करना चालू कर दिया। 50 लाख लिखे, उसके बाद ऐड डेप्रीसिएशन, नॉर्मल बात है। एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक इशू 2.5 लाख, इसका वर्किंग नोट 2 लिखा है इन्होंने, 2.5 लाख। अब देखते हैं वर्किंग नोट 2 में इन्होंने क्या लिखा है। द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक इशू कुड नॉट बी मटीरियलाइज ड्यू टू नॉन क्लियरेंस ऑफ सेबी विच डजंट रिजल्ट इनटू एनी चेंज इन कैपिटल सो इट विल बी डिसॉल्व। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर सेबी अलाउ कर देता तो ये खर्चा भी अलाउ हो जाता, यानी कि लॉ इसके बिल्कुल उलट है। उलट इन द सेंस कि लॉ ये कहता है कि आप कैपिटल बढ़ाने के लिए कोई भी खर्चा करो वो डिसअलाउड होता है। तो इन्होंने लिखा है कि अगर वो कैपिटल बढ़ जाती तो खर्चा अलाउ हो जाता, तो यानी इनको लॉ का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है इस पॉइंट में, इसलिए इनका ये पॉइंट भी गलत हो गया। और यहाँ पे इन्होंने 2.5 लाख एडजस्टमेंट सही कर रखी है, वो इन्होंने तुक्के से सही कर दी क्योंकि लॉ का इनको पता नहीं है। उसके बाद वायलेशन इन पोल्यूशन कंट्रोल 1 लाख, इसका वर्किंग नोट 3 है। लेट्स सी, एनी पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, ये इन्होंने सही करी है। फिर CSR एक्सपेंडिचर 5 लाख, CSR एक्सपेंडिचर में देखते हैं क्या लिखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन CSR इज कंसिडर्ड एज ड्राइंग शैल नॉट बी कंसिडर टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडजस्टमेंट सही कर रखी है लेकिन लॉ का नहीं है। ड्राइंग कब मानते हैं हम ड्राइंग, कहाँ पे लिखा हुआ है कि CSR एक्टिविटी ड्राइंग होती है, कभी भी ये ड्राइंग नहीं होती है। तो बिल्कुल इन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, बिना पढ़े इन्होंने पेपर दिया हुआ है। उसी तरह से ये नॉन TDS डिडक्शन वाला भी सारा इन्होंने डिडक्ट कर लिया। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट का चलो नीचे, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट का 50,000 माइनस कर रहे हैं, ये 50,000 ऐड कर रहे हैं, सॉरी सारा ऐड करना था। उसके बाद में इन्होंने वेवर ऑफ 8 लाख लोन वॉज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर इन एनी प्रीवियस ईयर। इनको ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि 8 लाख जो है ऑलरेडी हमने इनकम में ले रखा है और इसको माइनस नहीं करना था। डेप्रीशिएशन, इन्होंने डेप्रीशिएशन का अमाउंट भी गलत निकाला है, यानी कैलकुलेशन पार्ट पे भी ये बहुत गलत है। जो चीज़ ऐड करनी थी वो लेस कर रखी है, जो लेस करनी थी वो ऐड कर रखी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनको 5 नंबर मिले हैं, मेरे अकॉर्डिंग इनको 2 नंबर भी नहीं मिलने चाहिए थे। तो आप इस तरह की गलतियों को अवॉइड कीजिए। और सेकेंडली जो इन्होंने ये MCQs कर रखे हैं, MCQs आप हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब कुछ ना कुछ अंदाजे से कुछ ना कुछ तो करके आओगे ना, ऐसे खाली छोड़ के क्या फ़ायदा, आप कभी भी खाली नहीं छोड़ोगे। क्वेश्चन 3, following issues have been raised by Navi Limited in connection with its eligibility for claiming deduction under Section 80 IB for your consideration and advice for the assessment year 2020 and 21। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी इन्होंने क्या कंडीशंस हमें दे रखी हैं। इट ऑपरेट्स टू सेपरेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वन यूनिट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IB while the other unit is not eligible for such deduction। एक eligible है, एक eligible नहीं है। if the eligible unit has profit and other unit has loss, should it claim deduction after setting of the loss of the other unit against profit of the eligible unit। कि जो eligible unit है उसके पास में profit है और ineligible जो unit है उसके पास में loss है, तो क्या वो आपस में set off करके फिर deduction claim कर सकते हैं। तो आंसर इज नो। जो एलिजिबल यूनिट का प्रॉफिट आएगा उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके पीछे कहानी है, सपोज आपके पास में एक एलिजिबल यूनिट है और उसका आपके पास में आ रहा है प्रॉफिट, तो आपको जो डिडक्शन का अमाउंट मिलेगा, मान लो 100 रुपये प्रॉफिट है तो 100 का 100 आपको डिडक्शन का अमाउंट पहले साल में मिल जाएगा। अदरवाइज़ तो इसके कुछ साल होते हैं, तो उन सालों में वो जो लॉस होता है वो हमें अलाउ होता है। लेकिन अगर हम पहले ही साल में वो पूरा का पूरा हम अगर क्लेम कर लेंगे तो अगले सालों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इन्होंने क्या किया, तो एक टैक्स जो होती है एविजन के लिए जो एसएससी क्या करता है, एक लॉस के लिए
एक फर्म बना लेता है जिसमें वो लॉस दिखाता है और उन दोनों को सेट ऑफ कर देता है। तो जो अमाउंट का डिडक्शन मिलना होता है वो बहुत कम होता है और उसका जो डिडक्शन है सालों साल तक चलता रहता है। इसलिए इन्होंने इस जो टैक्स प्लानिंग को नलीफाई कर दिया था। तो इसका देखते हैं किस तरह से आंसर करते हैं। As per section 80 IB, for the purpose of determining the quantum of deduction under section 80 IB for the initial assessment year or any subsequent assessment year, the profit and gains from the eligible business shall be computed as if such eligible business were the only source of income। आपको ये मानना है कि ये एक ही source of income है जो हमारा eligible business है सबसे पहले during the previous year relevant to initial assessment year and to every subsequent assessment year up to and including the assessment year for which the determination is to be made. Accordingly, deduction shall be computed on the basis of profit of the eligible unit without setting off the losses of other unit. Therefore, the deduction shall be restricted to the GTI. तो सिंपल सा आपको इसी वे में आंसर लिखना है, कुछ भी आपको अंट शंट कोई भी बात अलग नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट बिल्कुल आप बात कीजिए और इसको समझ के आप आंसर कीजिए। इसके पीछे क्या वर्किंग हो रही है वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है इन्होंने पूछा है, इट्स प्रॉफिट फ्रॉम वन यूनिट includes sale of import entitlement, duty drawback, interest from customer for delayed payment. Is it permissible to claim deduction on these items of income? तो let's see क्या आंसर करते हैं। Profit of business of undertaking shall mean profit of the undertaking under the head profit and gains from business and profession. In case of Liberty India, the Supreme Court recently held that export incentive like duty drawback receipts, DEPB benefits are on account of statutory provisions in the Custom Act schemes framed by the central government and do not form part of profit of the eligible understanding for the purpose of section 80IA and 80IB. Therefore, cash compensatory support, duty drawback, profit on sale of import entitlement license, duty exemption passbook shall not form part of the profit of the business of undertaking for the purpose of section 10AA. The same are also not eligible for deduction under section 80 IA, IAB, IB, IC, IE. Therefore, it is not possible to claim deduction under 80 IB on profit from the sale of import entitlement, duty drawback and interest from customer on delayed payment. लेट्स सी स्टूडेंट ने कैसे किया है। स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत किया है। इन्होंने क्या लिखा है, इट ऑपरेट्स टू सेपरेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स, one unit is eligible for deduction under 80 IB while other unit is not eligible for such a deduction. As per 80 IB, set of losses between two units or owing to close connection between SSC carrying on eligible business course of business is so arranged that it will drive more benefit टू द एसएससी। पता नहीं क्या लिखा है, क्या सेंस निकल रहा है, मेरे को लाइन का सेंस ही नहीं समझ में आया क्या कहना क्या चाहता है। shall take into such amount of profit which may reasonably deemed to have been derived therefrom. This provision is applicable to domestic transaction in transfer pricing। पता नहीं कहाँ से ट्रांसफर प्राइसिंग घुसा दिया, कोई सेंस नहीं है क्वेश्चन आंसर का जो इन्होंने दिया है, कोई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है इनको। और सेकंड पॉइंट का भी इन्होंने इसी तरह से ट्रांसफर प्राइसिंग इसमें भी घुसा दिया इन्होंने। इफ द प्रॉफिट फ्रॉम वन यूनिट इंक्लूड सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, ड्यूटी ड्रॉबैक, इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर फॉर डिलेड पेमेंट, देन इट विल अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन। फॉरेन ट्रांजेक्शन कहाँ से आ गई इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड सब्सटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। थ्योरी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको पढ़ोगे कर लोगे। स्टिल अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे डाउट सेक्शन में जाकर डाउट रेज कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सीजर्स वर मेड फ्रॉम मिस्टर मुरारी pursuant to a search conducted in his premises. He filed an application for settlement by claiming to have received the amount by way of loan from several persons. मिस्टर मुरारी जो हैं उनके ऊपर सीजर्स चल रहा है, मतलब उनकी छानबीन चल रही है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उन्होंने सेटलमेंट कमीशन को एक एप्लीकेशन लिखी कि जो भी मेरे पास पैसा था वो मैंने लोन लिया हुआ था बहुत
जो है अपने फ्रेंड से लोन ले रखा था, रिश्तेदारों से लोन ले रखा था, तो इस वजह से वो मेरे घर पे वो पैसा पड़ा हुआ है। सेटलमेंट कमीशन ने ये जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और ऑर्डर भी दे दिया कि हाँ उन्होंने मान ली, लेकिन उसके ऊपर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी बैठी हुई थी। अब आप इसको प्रैक्टिकली, इसको ना केस बना के सोचिए कि ये प्रैक्टिकली आप फिल्म की तरह इसको सोचिए। द सीबीआई हाउ एवर कंडक्टेड इंक्वायरी एट एन इंस्टेंस ऑफ रेवेन्यू रिगार्डिंग द क्लेम्ड अमाउंट ऑफ लोन्स एंड फाइंड दैट द एलिज्ड लेंडर्स हैड नो मीन्स, जो लैंडर्स थे उनके पास कोई सोर्स नहीं था या फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी कि वो उनको पैसे दे दें, टू एडवांस सच ह्यूज लोन टू मिस्टर मुरारी एंड वर मेयर नेम्स लेंडर ओनली। वो उन्होंने सिर्फ नाम बताए थे, उनके पीछे कोई भी सोर्स नहीं था कि ये पैसा उनके पास कहाँ से आया, और वो बंदे भी एग्जिस्ट नहीं करते थे इनके अकॉर्डिंग, सीबीआई के अकॉर्डिंग। एंड देन द कमिश्नर फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245D6 praying for the order to be declared void and withdrawal of benefit granted। तो जो कमिश्नर है उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है कि जो भाई सेटकॉम वालों, आपने जो भी ऑर्डर दिया है वो आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये क्रिमिनल टाइप का बंदा है, इसने फ्रॉड किया है इस बात में, क्योंकि सीबीआई ने ये बात खोल दी है। मिस्टर मुरारी however contended that the order of settlement commission was final। एक सेटलमेंट कमीशन के चैप्टर में प्रोविज़न आती है कि सेटलमेंट कमीशन ने अगर एक बार कोई भी डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल होता है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि भी जो सेटलमेंट कमीशन का जो भी डिसीजन लिया था वो फाइनल मानेंगे या उसके ऊपर केस चल सकता है। एंड फ्रेश एनालिसिस वुड अमाउंट टू सिटिंग जजमेंट ओवर द अर्लियर डिसीजन फॉर विच द सेटलमेंट कमीशन वॉज नॉट एम्पावर्ड, जिसके लिए सेटलमेंट कमीशन के पास पावर नहीं है। बताइए कि मुरारी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो इसका जो आंसर है देखते हैं। सेक्शन 245D6 states that every order passed by section 245D4 by the settlement commission has to provide for the terms of settlement and that the settlement would become void if the subsequently found by settlement commission that it has been obtained by fraud or mispresentation of facts। तो हमारे ऊपर ये सेकंड वाली जो कंडीशन है मिस्टर मुरली के ऊपर, मुरारी के ऊपर, वो बिल्कुल स्टीक बैठ रही है कि उसने फ्रॉड किया है, मिसप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, इस वजह से सेटलमेंट कमीशन ने जो पिछला ऑर्डर दिया था, लेकिन अब वो वॉइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल यस आएगा कि कंटेंशन जो है उसकी बिल्कुल गलत है। कमीशन जो है, सेटलमेंट कमीशन जो है, अपना एक नया ऑर्डर पास कर सकता है और पुराने ऑर्डर को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। द फाउंडेशन फॉर द सेटलमेंट इज एन एप्लीकेशन which an assessee can file at any stage of case relating to him in such form and manner as may be prescribed। The fundamental requirement of the application under section 245C is that there must be full and true disclosure of the income along with the manner in which it has been derived। तो जब वो एप्लीकेशन करे मिस्टर मुरारी, तो उसका ये फर्ज बनता है कि वो फुल डिस्क्लोजर दे, सही से डिस्क्लोजर दे, मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट ना करे। मेयरली बिकॉज इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 245I दैट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट कमीशन इज conclusive, it does not take away the power of settlement commission to decide whether the settlement order has been obtained by fraud or mispresentation of facts। In the case, CBI found that the loans given to Mr. Murari were bogus। If the commissioner is able to establish that the earlier decision of settlement commission was wrong because of the mispresentation of facts, आ गया ना second वाला point, then it is open for the settlement commission to declare the settlement to be void। बिल्कुल कर सकता है। It cannot be called by any stretch of imagination to be a review of the earlier judgment of settlement commission। Okay, therefore if settlement commission finds that settlement was obtained by fraud or mispresentation of facts, then it is empowered to declare the settlement as void and contention of Mr. Murari is therefore incorrect। लेट्स सी स्टूडेंट ने कैसे किया है। स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही किया है, लेकिन उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी मेरे को कमी लगी और प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि वो कंपाइल नहीं कर पाया अपनी बातों को। सबसे पहले आपका होता है कि आप लॉ लिखो, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है
सबसे पहले इन्होंने 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि अगर सेटलमेंट वुड बिकम void, that settlement become void if the subsequently found that settlement commission that it has been obtained by fraud or mispresentation। तो इन्होंने सारा एक पैरे की तरह लिख दिया, ठीक है, इन्होंने पैरे काट के लिखे हैं लेकिन इन्होंने एक पैरे की तरह लिख दिया और एक प्रॉपर कंक्लूजन जो है नीचे प्रॉपरली उसको डिफाइन करना था। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सही है लेकिन आप इसको अच्छे से और डिफाइन कर सकते थे तो आपको 4.5 आराम से मिल सकते थे 5 में से। फिर भी क्वेश्चन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आप ध्यान रखा कीजिए। क्वेश्चन 6, द इशू अंडर कंसिडरेशन इज वेदर पेनल्टी, सॉरी ये आंसर है क्वेश्चन 6। कुमार ब्रोज द assessee is partnership firm. During the course of assessment proceeding, the AO noticed a huge amount of cash was accepted by the firm from its partner during the relevant year corresponding to assessment year 1920. The AO was of the view that interest was given to the partners on the amount advanced, which conclusively proved that the transaction are between the different persons whereby the firm has accepted loans in cash from the partners and thereby initiated penalty proceeding under section 271D in view of violation of section 269 SS. Is the action of AO tenable in law? Let's see इसका क्या आंसर है। The issue under consideration is whether penalty under section 271D is imposable for the cash loans deposits received by the firm from its partner in violation of provisions of section 269 SS. Section 269 SS prohibits any person from taking any loan or deposit exceeding prescribed limit यानी कि 2 लाख otherwise than by way of account pay check, bank draft, use of ECS through a banking account. In the case of contravention of provision of section 269 SS, a penalty equal to amount of loan or deposit levied under section 271D. अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कहीं पे भी कैश किसी भी पर्पज़ के लिए देते हो तो उतने तक की आपको पेनल्टी लगेगी। नाउ इन्होंने केस में क्या पूछा है, द फैक्ट ऑफ द केस आर सिमिलर टू द फैक्ट्स इन CIT वर्सेस मुथूट फाइनेंसर्स। इन दिस केस द assessee firm engaged in business of banking and money lending had received huge amount from partners by way of cash. Okay, the assessee contended before the high court that amount advanced by partner cannot be regarded as loan. वो लोन नहीं है, वो उन्होंने अपनी एक कैपिटल जमा करवाई है, बट इज अ कैपिटल ऑफ द फर्म। एज द पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी नोर इज देयर अ सेपरेट आइडेंटिफिकेशन बिटवीन फर्म एंड देयर पार्टनर्स। जो पार्टनर एंड फर्म है वो पैसा आपसी सहमति से यूज कर सकते हैं। देयर इज नो वायलेशन ऑफ सेक्शन 269 SS इन दिस केस। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट in this case there was no dispute as regard the money brought in by partners of the assessee firm. The source of money was not doubted. उस मनी का कोई सोर्स डाउटेड नहीं था, यानी कि पार्टनर्स ने अच्छे से वो पैसा वाइट का पैसा था। द ट्रांजेक्शन वॉज बोनाफाइड एंड नॉट एम्ड टू अवॉइड टैक्स लाइबिलिटी। किसी टैक्स लाइबिलिटी को बचाने के लिए वो पैसा नहीं था। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर द पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर इज एंटाइटल टू यूज फंड्स ऑफ द फर्म। अगर वो फर्म का फंड्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। Partnership firm is not being a juristic person. The interstate transaction between the firm and partners are not governed by the provisions of section 269 SS 269T। जो फर्म के अपने काम है वो उसके लिए वो 269 SS और 269T यूज नहीं करते। Hence applying the rationale of Delhi High Court ruling to the case on the hand, the action of AO in levying the penalty under 271D in this case is not tenable in law। इजी क्वेश्चन था, लेट्स सी स्टूडेंट ने कैसे किया इसको। Here question is whether partner of the firm and the firm considered to be a separate person, whether a penalty under section 271D can be levied in contravention of section 269 SS. According to 269 SS of the Income Tax Act, any amount by way of loan, पहले यहीं लिख दी 269 SS लोन के लिए नहीं होता, बिटवीन टू पर्सन शैल नॉट एक्सीड, सिर्फ लोन के लिए नहीं होता, ₹20,000। दो सेक्शंस को इन्होंने मिक्स कर दिया। बाय वे ऑफ कैश इफ एनी डेट it exceeds ₹20,000 by way of cash, penalty under to section 71D can be levied with approval of joint commissioner of income tax. AO's view that
the transaction between the partners and Kumar Bros are loan transaction and they are happening by way of cash. Hence, if the AO proves that as loan transaction, then with the approval of Joint Commissioner of Income Tax Penalty and 271D shall be levied. बिल्कुल गेस वर्क से आंसर किया हुआ है, लॉ का कोई रेफरेंस नहीं है, केस लॉ का कोई रेफरेंस नहीं है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अच्छे से पढ़ के आप टेस्ट दीजिए। नाउ मूव्स टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 7. GP Limited was incorporated on 31st December 2018 for manufacturing of tire tubes for the motor vehicles. The manufacturing unit was set up on 30th of April 2019. The company commenced its manufacturing operation on 1st of May 2019. The total cost of the plant and machinery installed the unit is 100 crore. The said amount of machinery included in second hand plant and machinery bought for 10 crores and new plant and machinery for scientific research relating to the business of the SESI acquired at the cost of 10 crore. Compute the amount of depreciation allowable under section 32 of Income Tax Act 1961 in respect of the assessment date 2020-21. Furnish explanation in support of your computation. Let's see. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे सुजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लांट नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। जो सेकेंड हैंड प्लांट होता है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए अलाउबल नहीं होता, तो 10 को माइनस कर देंगे, यहाँ कुछ भी माइनस नहीं करेंगे नॉर्मल के लिए। और जो न्यू प्लांट साइंटिफिक के लिए है वो दोनों में माइनस होगा, क्योंकि ये फुली अलाउ हो जाता है पहले ही साल में। तो वैल्यू फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 90-80, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15%, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% लगा के दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स सी स्टूडेंट ने कैसे किया है। उन्होंने कुछ 50% करके 11/12, 5% का 11/12, मतलब क्या है, क्या कुछ लो आई थिंक इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, IPCC लेवल तक की नॉलेज भी नहीं है इनको CA फाइनल में कि क्या करना है क्या नहीं करना है इनकम टैक्स में। ये इस तरह से इन्होंने डेप्रिसिएशन निकाली है। आई डोंट थिंक कि इनको सेक्शन 32 के बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में जरा सी भी नॉलेज है, वरना ऐसी गलती कभी नहीं होती। स्टिल अगर आपको कोई भी किसी भी पार्ट में क्वेश्चन में दिक्कत है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डाउट सेक्शन में आप डाउट रेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हेयरिंग।